यस मैम आ रही है। यस ओके, मैम। तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि ये एक ही क्लास है। मैंने डबल क्लास स्केड्यूल नहीं की है। तो लास्ट क्लास जो मंडे की थी उसमें जो है मेजोरिटी लोग नहीं पढ़ रहे थे। तो मैंने स्कैनिंग सब स्पेस पढ़ाया था। सब स्पेस में मैंने 4 एग्जाम्पल्स कराई थी, बाकी 4 मैंने कहा था आपको खुद करनी है। तो आई होप कि कर ली होंगी, और अगर नहीं किए हैं तो खुद से करनी है। आज हम 4.4 करेंगे। ठीक है, 4.4 सेक्शन में हमारे पास स्पैनिंग है और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन मैट्रिसेस में पढ़ कर आए थे क्लास आप? गैस और नो? नो मैम। नो, बट चले सही है। आज इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि आपके पास जो है वो वेक्टर है, a vector v in a vector space, यानी कि वेक्टर स्पेस जो हमने पढ़ा था जो 10 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, जिसमें क्लोजर एंड एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, वो 10 एक्सियम्स अगर सेटिस्फाई होंगे तो वो वेक्टर स्पेस कहलाता है। ठीक है, उस वेक्टर स्पेस में से उन्होंने एक वेक्टर चूज किया है v। वो कह रहा है कि ये v जो है ना वो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा, इस कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। अगर बाकी वेक्टर्स जो है U1 U2 जो है वो भी जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? वी में से ही करते हैं, यानी कि वेक्टर स्पेस में से ही बिलोंग करते हैं। तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है तो हम जो है ना वी को लिख सकते हैं यू के लीनियर कॉम्बिनेशन में, यानी कि जो बाकी वेक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे किसी स्केलर के साथ। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? C1 मल्टीप्लाई बाय U1। C1 क्या है? कोई स्केलर है, हमें नहीं पता क्या है, सी जनरली लिखा हुआ C1 मल्टीप्लाई हो रहा है एक वेक्टर के साथ जो का उसका नाम दिया हुआ हमने U1, प्लस दूसरा कांस्टेंट C2 स्केलर, और वो दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर तीसरा स्केलर तीसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन सब का प्रोडक्ट और इन सब की एडिशन है। ठीक है, ये सारे ऐड हो रहे हैं आपस में। अगर ये सब वेक्टर्स जो है इन अपने स्केलर मल्टीपल के साथ ऐड हो रहे हैं और ये एक वेक्टर की फॉर्म में लिखी जा सकती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक कोई वी आएगा। इनको हम राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कोई वेक्टर आएगा, और वो वेक्टर बिलोंग करता है किस में से? वेक्टर स्पेस में से। तो हम कहते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यानी कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे इसकी एग्जांपल है, आपको थ्योरेटिकली तो इतना समझ नहीं आता, न्यूमेरिकली देख लेते हैं। इन्होंने हमें वेक्टर्स दिए हैं। कितने वेक्टर्स दिए? पहले एक सेट दिया उन्होंने, उसके अंदर 3 वेक्टर्स थे, V1 V2 और V3, और ये R3 से बिलोंग करते हैं, यानी कि हर वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, V1 V2 और V3 के तीन तीन कंपोनेंट्स है, XYZ और XYZ। उसके बाद इन्होंने इसको क्या किया है? V1 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है बाकी दो के। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि जो कांस्टेंट है C1 और C2 क्या है हमारे पास। C1 उन्होंने बता दिया कि 3 है, और C2 हमारे पास जो है वो 1 है। तो C1 3 लिखा उन्होंने, और जो सेकंड वेक्टर है वो लिख दिया, प्लस C3 लिख दिया, जो हमारे पास वेक्टर गिवन था वो लिख दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 0 इज 0, 0 + 1 1 आ गया। इसी तरह 3 × 1 3, 3 + 0 0, सेकेंड कॉम्पोनेंट 3 आ गया। ठीक है, 3 × 2 6, 6 + -5, तो क्या आ गया? 1। तो आंसर यहाँ पे मनना है। और ये वाला अगर आप वेक्टर देखेंगे कि कौन सा वेक्टर है, ये तो ये वेक्टर 1 ही है। तो वेक्टर 1 इज किस तरह फॉर्म में लिखा हुआ है? वेक्टर 1 जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? डिपेंडेंट 2 और 3 के ऊपर, और 2 और 3 लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि स्केलर मल्टीप्लाई होके जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास V1 आ रहा है। तो V1 जो है ना वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल से समझ आया लीनियर कॉम्बिनेशन क्लास? यस। यही एग्जाम्पल उन्होंने मैट्रिसेस के साथ दिए, 2 × 2। ठीक है, उन्होंने सेट दिया हमें हमें 3 वेक्टर्स दे दिए, 4 बल्कि 4 दिए, V1 V2 V3 और V4। और V1 V2 V3 V4 जो है मैट्रिसेस फॉर्म में 2 × 2 की। तो 4 वेक्टर्स उन्होंने मैट्रिसेस फॉर्म में दे दिए 2 × 2 के।
अब हम क्या करेंगे, उन्होंने नीचे इसका भी स्केलर बताया हुआ है और इसके भी लीनियर कॉम्बिनेशन बताया हुआ है। क्या स्केलर बताया उन्होंने, V1 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। वो जो फर्स्ट मैट्रिसेस है V1, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है बाकी तीन के। और बाकी तीन के स्केलर भी बताए होंगे कौन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 के साथ स्केलर 1 ही है, 3 के साथ हमारे पास स्केलर 2 है, और 4 का स्केलर -1 है। तो वो कह रहे हैं अगर इन स्केलर के साथ आप इसकी ऑपरेशन करेंगे, यानी कि V2 प्लस 2V3 माइनस V4, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V1 ही आएगा, विच इज 0821। ये लिखा हुआ था 0821। तो यानी कि V1 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर 2, 3 एंड 4 विद देयर स्केलर्स, रिस्पेक्टिव स्केलर्स। इसी तरह इन्होंने बोला है कि एग्जाम्पल नंबर 1 में तो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन जो है आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि आपको कोफिशिएंट्स पता है, यानी कि स्केलर पता है। अगर मुझे स्केलर नहीं पता तो मैं फाइंड कर सकती हूँ। कैसे फाइंड कर सकते हैं वो उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 2 में बताया है कि फाइंडिंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन। सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि हमें लेफ्ट हैंड साइड डब्ल्यू के हमारे पास 1,1,1। उन्होंने बता दिया कि ये वेक्टर है लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, इस सेट का नीचे सेट बता दिए V1, V2 और V3। अब V1, V2 और V3 किस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, ये मुझे नहीं पता। तो हमने सिंपल जनरल लिख दिया, C1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और C3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने जो लीनियर कॉम्बिनेशन का जो डिपेंड लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा हुआ वेक्टर वो लिख दिया, यानी कि W लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे 1,1,1। राइट हैंड साइड हमने जो लीनियर कॉम्बिनेशन डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लिख दिया 1, V1, V2, V3, और उनके स्केलर नहीं पता थे तो हमने वैसे ही लिख दिया C1, C2, C3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट के सबके C1 ले लेंगे, C1 सबका फर्स्ट कॉम्पोनेंट ले लेंगे। तो जब पहले का सब फर्स्ट कॉम्पोनेंट लेंगे तो हमारे पास आ गया C1। दूसरी का हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट 0 है तो 0 ही आएगा, C2 मल्टीप्लाई बाय 0 है 0। तीसरे का फर्स्ट कंपोनेंट क्या आएगा, -C3। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, C1 -C3। फिर सेकंड कंपोनेंट की बारी आई, कॉमा लिख देंगे, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट यानी कि सबका J कंपोनेंट, तो C1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो 2C1 आ जाएगा प्लस C2, और यहाँ पे C3 0 है, 30 सेकंड कॉम्पोनेंट 0 है, तो यहाँ पे C3 नहीं आएगा। तो हमारे पास सेकंड कॉम्पोनेंट बना 2C1 प्लस C2, तो 2C1 प्लस C2 आ गया, ठीक है। अब सबका K कॉम्पोनेंट कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लास्ट कॉम्पोनेंट Z कॉम्पोनेंट, इसका क्या होगा 3C1 प्लस 2C2 प्लस C3, ठीक है। तो ये हमने कॉमा के बाद लिख दिया 3C1 प्लस C2, 2C2 प्लस C3। अब हमारे पास तीन अननोन्स हैं और तीन इक्वेशंस हैं, इनको इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे। इक्वेशन फॉर्म में लिख दी, सबकी लेफ्ट हैंड साइड जो है सबकी 1 1 थी, यानी कि I J के 1 था सबका। तो हमने सबकी राइट हैंड साइड जो है 1 लिख दी, यहाँ पे 1 1 1 पे जो भी लेफ्ट साइड पे होगा वो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में राइट साइड पर आएगा। उसके बाद फिर हमारे पास इक्वेशन बन गई, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया, 3 अननोन्स और 3 इक्वेशंस का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आपके पास चॉइस, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने मैट्रिसेस में पढ़ा है वो यूज किया है। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन से इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो C1, C2, C3 आ रहा था वो किस फॉर्म में आ रहा था, पैरामेट्रिक फॉर्म में आ रहा था। इस फॉर्म में जब आंसर आता है तो इसका क्या मतलब है, क्या सोल्यूशन है हमारे पास। यस क्लास, लीनियर बताइए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास कितने तरह के सॉल्यूशंस आ सकते हैं। कंसिस्टेंट फाइनाइट, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। फाइनाइट और ठीक सही, और ये किससे बिलोंग करता है, कंसिस्टेंट और फाइनाइट इनकंसिस्टेंट। नहीं, लेकिन इसमें टी है ना, तो टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन से उसमें से बिलोंग कर रहा है, यूनिक इनफाइनाइट। है, आर्बिट्ररी इनफाइनाइट।
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, infinite क्योंकि finite इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की पैरामीट्रिक इक्वेशन बनती है, राइट। तो पैरामीटर इन्होंने yes टी सपोज किया हुआ है, यानी कि आपकी अपनी मर्जी है कि आप कोई सी भी वैल्यू टी की सपोज कर सकते हैं, उसके रिस्पेक्टिवली आपको C2 और C1 मिल जाएंगे, और फिर आप जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इन्होंने टी जो है वो 1 सेलेक्ट किया है, जब T1 सेलेक्ट करेंगे तो यानी कि C3 1 है हमारे पास, C3 1 है, तो हमने टी जब 1 सेलेक्ट किया तो C2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, जब इसमें टी में 1 रखेंगे तो क्या आएगी C2 की वैल्यू -3। -3, और यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो C1 की क्या वैल्यू आएगी, 3 2 2 इसकी वैल्यू 2। सिटीज आ जाएगा क्योंकि हमने T1 सपोज किया था, तो C आया था हमारे पास। ये वाली एग्जांपल समझ आई क्लास? yes miss ओके, इसी तरह थर्ड एग्जांपल सॉल्व किए क्या, टू, तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज चेंज हो गई, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वही है जो हमने सेट किया, ठीक है। तो इसमें से राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन आपको दिखा भी दे, ये देखें, तो और हम ले एलिमिनेशन से कर लें या जिस आपको मेथड से आसानी लगती है उससे सॉल्व कर लें। मैट्रिक्स को चेंज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उन्होंने इसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में चेंज किया, जब रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म किया तो हमारे पास क्या है, एक लाते हैं क्लास मैट्रिसेस पढ़ना नहीं आते, मैट्रिसेस तो मिड टर्म में दिए थे इसने, क्या बता रही है लास्ट रो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, C1 C2 C3 की क्या वैल्यू है, 0, और राइट हैंड साइड क्या है इसकी 1 तो 0 बराबर हो सकता है बन के, no तो ये क्या हो गई, no solution नो सोल्यूशन हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई। तो अगर नो सोल्यूशन है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने बताई है हमें कि अगर आपके पास नो सोल्यूशन आए तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं बन सकता। W क्लियर है एग्जांपल 3? yes ओके, नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैनिंग। डेफिनेशन क्या कहती है भाई, डेफिनेशन कहती है कि लेट S इज इक्वल टू S, हमारे पास जो है वो क्या है, वेक्टर्स V1 V2 टिल V के, यानी कि हमने एक सबसेट ले लिया, ठीक है, जो किससे बिलोंग करता है, वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता है, ठीक है। उस सबसेट में हमारे पास ये वाले वेक्टर्स हैं, ये हमें क्या कहलाएंगे, द सेट S इज कॉल्ड स्पैनिंग सेट ऑफ V, ये वाला सेट जो है स्पैनिंग कहलाएगा V का, इफ
every vector in V can be written as a linear combination of vectors in S. तो कह रहे हैं अगर जितने भी वेक्टर्स हैं इस सेट के अंदर वो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं तो ये सेट क्या कहलाएगा? स्पैन ऑफ V। तो स्पैनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी सबसेट है वेक्टर स्पेस का, उसके अगर जो एलिमेंट्स हैं, जो वेक्टर्स हैं, अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं तो हम कहेंगे कि वो ऑफ वी है। लेकिन अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इसका मतलब है कि स्पैन नहीं करते वो। एग्जाम्पल नंबर 4 इन्होंने करके बताइए। इन्होंने क्या किया? हमारे पास हमारे पास सेट में 3 वेक्टर्स लिए हैं। ये तीनों जो वेक्टर्स हैं वो बेसिक वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर जो आई जे के जो है, जो 1,0,0, 0,10 और 0,0,1, ठीक है। और ये R सीरीज बिलोंग करते हैं क्योंकि सबके 3 कंपोनेंट्स हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो है U के जो है U1, U2, U3 के जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है उसकी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, नहीं लिखे जा सकते? तो बताया हुआ इन्होंने कि भाई लिखे जा सकते हैं। अगर हम U इज इक्वल टू लिखते हैं U1 मल्टीप्लाई 1I प्लस U मल्टीप्लाई बाय J प्लस U मल्टीप्लाई बाय K, ये आई जे के की फॉर्म में लिखे हुए वेक्टर फॉर्म में। तो वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास यही आएगा वापस, यानी कि हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। और लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ इसका मतलब ये स्पेन करते हैं। इसी तरह इन्होंने नीचे लिखा है पॉलिनॉमियल्स का, ठीक है। जो सेट है उसमें हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं? 1x और x², ठीक है। इस सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1x और x²। वो कह रहे हैं कि ये स्पेन करेगा, किसको स्पेन करेगा? P2 को। बिकॉज एनी पॉलिनॉमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये तो अगर हम तीनों इन वेक्टर्स को देखें, यानी कि इन कंपोनेंट्स को देखें, ऑब्जेक्ट्स को देखें, तो इनको हम कांस्टेंट के साथ लिख सकते हैं। क्लास एक बार वेट कीजिएगा। ओके, तो हम स्पैनिंग पढ़ रहे थे। इन्होंने जो है वो पॉलिनॉमियल्स का बताया कि अगर हम कंपोनेंट्स ले, क्या ऑब्जेक्ट्स लिए हमने सेट के,
वन एक्स और एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल्स होता है उसके अंदर हमारे पास यही होते हैं ना, बस कोफिशिएंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक्स का एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट होता है, इसी तरह एक्स का कोई कोफिशिएंट होता है, इस तरह वन के लिए भी हम कोई कोफिशिएंट यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम वन को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी स्केलर से तो जाहिर सी बात है वो चेंज हो जाएगा। तो इन्होंने यही लिखा है कि इसको हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे तो बेसिकली वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होती है। तो जो एक्स स्क्वायर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, सी वन के साथ, तो जाहिर सी बात है कोई कांस्टेंट है, कोई स्केलर है। इसी तरह प्लस करके एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट के साथ तो वो भी स्केलर है। प्लस वन जो है मल्टीप्लाई होगा किसी कांस्टेंट के साथ, स्केलर के साथ, तो वो भी बेसिकली इन द एंड हमारे पास जब आंसर आएगा वो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आएगा, और ये पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये वाला जो सेट है इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली P2 को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये वाली चीज समझ आई क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट। मिस अगेन रिपीट कर दें। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, कौन सा पार्ट? मिस ये ए और बी दोनों। ए के लिए उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, उन्होंने जो सेट लिया है उसमें तीन वेक्टर्स लिए हैं, ठीक है। V1 V2 और V3। V1 V2 V3 जो है वो R3 से बिलोंग करते हैं, यानी कि हर सेट में तीन कंपोनेंट्स हैं। पहले वाले सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1,0,0। अगर आपको पता हो तो ये जो है ith कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर I। इसी तरह सेकंड जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर J को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें लेंथ हमारे पास J की 1 आती है। और थर्ड जो है वो यूनिट वेक्टर K को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्होंने तीन वेक्टर्स लिए हैं, और इन तीनों को उन्होंने जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है U के रिस्पेक्ट से। तो आपको देख समझ आया, U1 मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट वेक्टर से, प्लस U2 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड वेक्टर से, प्लस U3 मल्टीप्लाई हो रहा है थर्ड वेक्टर से। इसी तरह उन्होंने जो सेकंड सेट है बी के अंदर उन्होंने 1, x, x² ये तीन कंपोनेंट्स लिए। उन्होंने कहा ये तीन कंपोनेंट्स जो है लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जब लिखे जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन बनाएंगे। तो अगर आप x² को देखें, तो मैं अगर इस कंपोनेंट को देखूं तो जब मैं इस लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है कि ये एक एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो x² मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? c के साथ। हमने स्केलर का नाम लिया c। प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट क्या है? x। तो x मल्टीप्लाई हो रहा है अनदर स्केलर के साथ विच इज b। प्लस तीसरा स्केलर ऑब्जेक्ट क्या था? 1। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है एक और ऑब्जेक्ट के साथ, वो है स्केलर, वो है a। तो सबको जब हम ऐड करेंगे तो बेसिकली इन द एंड हमें क्या मिल रहा है? जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो पॉलिनोमियल फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कुछ समझ आया कि जो ये लीनियर यस। कॉम्बिनेशन है ये जो है Yes, स्पैन yes. कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये P2 से बिलोंग करता है, यानी कि सेकंड पॉलिनोमियल से बिलोंग कर रहा है। और ये वाला जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये R3 से बिलोंग कर रहा है, यानी कि देखें इसमें तीन कंपोनेंट्स आ रहे हैं। फिर जो है इन्होंने स्पैनिंग में क्या कहा है नीचे को, और शो दैट सेट, उन्होंने वही चीज सेट दी और उन्होंने बोला है कि स्पैन कर रहा है R3 के लिए, ठीक है। अब इसमें अगेन हमें जो है स्पैनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? चूज करने पड़ेंगे। क्या चूज करने पड़ेंगे? कॉन्स्टेंट्स निकालने पड़ेंगे इसके, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है शो दैट का क्या मतलब है? प्रूफ करना है आपको। क्या सेट लिया हुआ है उन्होंने? तीन वेक्टर्स लिए, V1 V2 V3। और V1 V2 V3 जो है तीनों क्या है? 3 डायमेंशन में, ठीक है। 3 डायमेंशन में, और ये कह रहे हैं कि ये स्पैन करेंगे R3, यानी कि जिनका आंसर आएगा वो R3 से बिलोंग करता होगा। अब और ये लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर स्पैनिंग की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था कि जो सेट है वो बिलोंग करेगा पहले तो वेक्टर स्पेस के सबसेट से।
और वो स्पेन तब करेगा जब हम जो है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने के लिए जरूरी है कि आपके पास जो है C1 C2 C3 की वैल्यूज आए। तो सबसे पहले आपको C1 C2 C3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले हमने राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व की, राइट हैंड साइड सॉल्व की हमने। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमें नहीं गिवन, जैसे हमें ऊपर गिवन थी ना, W की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे W की वैल्यू गिवन थी एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे W की वैल्यू गिवन थी और 3 के अंदर भी गिवन थी। इसके अंदर स्पैनिंग के अंदर इन्होंने गिवन नहीं की थी। इन्होंने जनरली इसको रखा है U1 U2 U3। इन्होंने बस बताया है कि U1 U2 U3 अगर आप लेंगे तो आप इसको, अगर आपके पास राइट हैंड साइड है और आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप स्पैनिंग इसकी चेक कर सकते हैं। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम हैज अ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। वो कह रहे हैं अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। नॉन जीरो का क्या मतलब होता है क्लास, कि इसका आंसर निकल सकता है, राइट, या ट्राइवल सॉल्यूशन होगा इसका, कंसिस्टेंट होगा ना, नॉन इनकंसिस्टेंट तो नहीं होगा ना। तो इन्होंने बोला कि इसका सोल्यूशन निकल सकता है एंड इट फॉलोज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट कंडीशन दैट इन सेक्शन 3.3 दैट द सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। सो एनी वेक्टर इन R3 कैन बी रिटन इन लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म। वो कह रहे हैं भाई क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट निकल सकता है तो 3.3 सेक्शन के मुताबिक इसका आंसर क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के राइट पे हमारे पास क्या है, मतलब मुझे नहीं पता राइट हैंड साइड इसकी क्या है, इन्होंने नहीं दी इसकी राइट हैंड साइड, लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड साइड से ही हमने जज किया कि क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तो हमने बताया कि सेक्शन 3.3 में ये चीज मेंशन थी कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका आंसर क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और जब उसका यूनिक सोल्यूशन होगा तो इसका मतलब है कि वो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो any vector in R3 can be written as a linear combination of the vector in S. So you can conclude that S spans R3. तो इन्होंने ये जनरलाइज बताया, आपको सॉल्व करके नहीं बताया, उन्होंने बस जनरलाइज बताया कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि उसका आंसर यूनिक निकलेगा। और अगर उसका आंसर यूनिक निकलेगा यानी कि C1 C2 C3 की वैल्यू निकलेगी, तो C1 C2 की C3 की वैल्यूज अगर निकलेंगी तो हम उसको इन लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि S स्पैन कर रहा है R3 पे। तो स्पैनिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया क्लास, स्पैनिंग में क्या चेक करते हैं हम। Yes, miss. दिस दैट डज नॉट स्पेन। चले एग्जाम्पल नंबर 6 में वो बता रहे हैं कि कौन से सेट्स जो है वो स्पेन नहीं करते। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे कि लीनियर कॉम्बिनेशन में के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, अब ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ जा सकता, तो ये किस तरह का सेट होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपने देखा था कि जो है हम जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन, एग्जाम्पल 3 यू नो दैट द सेट, ये वाला जो सेट है डज नॉट स्पेन R2 because W 1 comma minus 2 comma 2 in R3 and cannot be expressed in linear combination। भाई वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ वापस जाते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास क्या था कि हमारे पास ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 3 में इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन आ गया था। ठीक है, जब इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन आ गया था तो हमने बता दिया कि भाई ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, और स्पैनिंग के लिए तो कंडीशन है कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखी जाए। तो इन्होंने कहा कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसका मतलब है कि वो स्पैन नहीं करता। ये लिखा है इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 6 में, यस। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर उन्होंने बताया था कि भाई ये लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट आंसर दे रहा था। फिर उन्होंने कहा कि आप कंपेयर करें, किसको कंपेयर करें, एग्जाम्पल में 5 और 6 को, कि दोनों में क्या फर्क है।
Comparing the set of vectors in example number 5 and 6, note that the sets are the same except the seeming insignificant difference in the third vector. किस में फर्क है सर? दोनों एग्जाम्पल्स में से किस वेक्टर में फर्क है? वन भी सेम है, टू भी सेम है, कौन सा चेंज है क्लास? 3 में -2 और -1 का डिफरेंस है। यस, 3 में -2 और -1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इस डिफरेंस की वजह से जो है ना हमारे पास जो सोल्यूशन है किसका, एग्जाम्पल नंबर 3 का, वो इनकंसिस्टेंट आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर नीचे उन्होंने इसकी डायग्राम भी बना के दिखाई ये, और वो कह रहे हैं कि भाई ये इनकंसिस्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक प्लेन पर लाई कर रहा है। अगर आप देखें इसने लिखा है ये तीनों वेक्टर्स, द वेक्टर्स इन S2 लाइज इन अ कॉमन प्लेन, और ये जो वेक्टर्स है ये एक प्लेन में लाई नहीं करे, इसलिए इनका यूनिक सोल्यूशन निकल रहा है। ये लाई नहीं करे तो ये लाई करे। अब अगर आप नोटिस करें तो ये पूरी, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ, ये पूरी एक लाइन बनेगी, ये सिंपल एक प्लेन के अंदर है। ये देखें, ये देखें, ये लाइन नहीं बन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, ये कर्व है थोड़ा सा, और अगर आप इसको देखें तो पूरी ये स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये तीनों जो वेक्टर्स हैं एक ही लाइन पे, एक ही प्लेन पे, लाइन तो नहीं क्योंकि हम 3 डायमेंशन में प्लेन में, तो ये एक प्लेन में लाए करेंगे, इसलिए वो कह रहा है कि ये जो है इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ द स्पैन ऑफ अ सेट। चलो ये वाली डेफिनेशन पढ़े और मुझे बताएं आपको इसमें पढ़ के क्या समझ आ रहा है। आपको पढ़ना है, you have 2 minutes, read it and then explain it to me. इस संबंध का माइक को ओपन करें। किस चीज का क्या करूं? संबंध का माइक ओपन। समन का माइक ओपन करें। कौन है समन भाई? रेस करे हैंड, किसका माइक का मसला है? अब्दुल समद। जी समद, कुछ कहना था आपको? माइक खुला मीन्स कि नहीं इससे खुला? अभी खुला है। मीन्स इससे ऊपर वाली जो बस एग्जांपल आपने समझाई थी ना वो समझ नहीं आई, वो मेरा माइक ऑफ था तो इसलिए मैं पूछ नहीं पाया। बताओ कौन सी वाली, ये वाली? यस में से 6। 6, 6 के अंदर वो बोल रहे हैं कि आप कंपेयर कर रहे थे वो दो एग्जाम्पल्स को, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 में। 5 के अंदर हमारे पास ये वाले सेट्स हैं, और जो प्रीवियस एग्जाम्पल नंबर 3 है उसके सेट्स लिखे हुए, दो अलग अलग सेट्स लिखे हुए। ठीक है, जिसमें से एक में हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो कंसिस्टेंट आ रहा था और एक में इनकंसिस्टेंट आ रहा था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो इनकंसिस्टेंट है, अगर आप कंपेयर करें दोनों सेट्स को, तो पहला वेक्टर दोनों का सेम है, दूसरा वेक्टर दोनों का सेम है, तीसरे वेक्टर में फर्क है, और तीसरे वेक्टर में भी सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट में फर्क है। एक एग्जाम्पल में -2 है, एक में -1 है। ठीक है, तो जो -1 वाला है ना, वो उन्होंने ग्राफिकली यहाँ पे दिखाया है बना के, कि जो -1 वाला है ना, मैंने कहा था कि वो एक प्लेन में लाई कर रहा है, उन्होंने ग्राफिकली दिखाया है बना के कि ये एक ही लाइन पे, एक ही प्लेन पे है, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट है। और दूसरा वाला जो है वो एक प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है, जिसका हमें आंसर मिल रहा है।
ओके मिस। मिस अगर हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आखिरी में हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस समझाने के लिए बनाया था मैंने। ओके मिस, थैंक यू। ओके, तो स्पैनिंग की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, सेट की। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि एस जो है वो सेट है। ठीक है, एस के अंदर वेक्टर्स है V1 V2 टिल Vk, इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस V। वो कह रहे हैं वेक्टर स्पेस से हमने एक सेट लिया है, ठीक है, उसका नाम है S। Then the span of S is the set of all linear combination of vectors in S। वो कह रहे हैं कि span of S क्या होगा हमारे पास, एक ऐसा सेट होगा जिसमें सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे, किसके, वेक्टर S के, मतलब S। तो फिर उसको उन्होंने डिफाइन किया है कि स्पैन ऑफ S इज इक्वल्स टू, इसमें हमारे पास क्या है, सबके लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसमें सारे रियल लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। और C1 C2 के इसमें सारे रियल नंबर्स। अच्छा, उन्होंने फिर क्या कहा है, द स्पैन ऑफ S इज डिनोटेड बाय स्पैन S, और स्पैन का वेक्टर जो भी है हमारे पास, if span S is equals to V, it is said to be V। It is said that V is spanned by vectors और S spanned by V। क्या मतलब अब इस अजीब से जुमले का। मिस समझ में नहीं है। The theorem below, एक मिनट रुक जाए, tells you that the span of any finite non-empty set of vector space is। सबसे पहली लाइन समझ जाई, क्या बोला उन्होंने, S सेलेक्ट किया उन्होंने, S क्या है, सेट है, उस सेट में क्या है हमारे पास, वेक्टर्स हैं, किससे लिए हैं वो वेक्टर्स, हमने वेक्टर स्पेस से लिए हैं, ठीक है। उस पर उसके बाद उन्होंने दूसरा जुमला क्या कहा है, देन द स्पैन ऑफ एस, जो स्पैन ऑफ एस जो है वो क्या होगा, वो एक ऐसा सेट होगा, इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, उसमें क्या है, सारे सेट हैं किसके, लीनियर कॉम्बिनेशंस के। तो बेसिकली स्पैन ऑफ एस क्या है, स्पैन ऑफ एस जो है वो ऐसा सेट है जिसमें सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं, किसके सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं, एस के। और एस कहाँ से लिया हमने, एस जो है बेसिकली वो सबसेट है, किसका सबसेट है, वेक्टर स्पेस का। अब समझ आया। एक वेक्टर स्पेस है V, उसमें से हमने एक छोटा सा सेट लिया है S, ठीक है। अब वो जो S है, यानी कि जो उसका सबसेट है वेक्टर स्पेस का, वो जो है ना, स्पैन ऑफ S तब कहलाएगा, स्पैन ऑफ S जो है, जो सेट है उसके अंदर क्या है, सारे S के लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं। ये सिंपल सी बात है, अब समझ आई। यस मिस। ओके, so a span of S is basically the linear combinations of all the vectors of S, और S क्या है, S a set of vector space, एक छोटा सा उसका सबसेट है। नेक्स्ट वी हैव सब स्पेस। हमने सब स्पेस जो मैंने पिछली क्लास में बोला था पढ़ने को, वो पढ़ा था, सब स्पेस की क्या डेफिनेशन है भाई। Miss, a subspace is a subset of a vector space that itself vector space, और उसके कुछ ऑपरेशंस थे कि उसके अंदर जीरो सबसेट होना चाहिए, क्लोज अंडर एडिशन और क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन हो। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। क्या नाम है उमैमा। मैम, एमटी से या आईएमटी से, IMT। आईएमटी। थैंक यू मैम, आपने मेरा आज दिल खुश कर दिया ये जवाब देके कि चले कोई तो पढ़ रहा है। ओके, तो इन्होंने थ्योरम बोला है, थ्योरम क्या है, दैट स्पैन एस इज अ सब स्पेस ऑफ वी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, स्पैन एस, अभी स्पैन एस की हमने क्या बात की, स्पैन एस वो सेट है जो बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन है, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसमें सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन है एस के। वो कह रहे हैं कि वो क्या है, सब स्पेस है, किसका सब स्पेस है, वो वी का, ठीक है। तो सबसे
सबसे पहले उन्होंने बताया कि एस जो है वो सेट है, और वो सेट हमने कहाँ से लिया है, वेक्टर स्पेस में से लिया है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है देन स्पेन एस इज अ सब स्पेस ऑफ वी, मोर ओवर, इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा है, स्पेन एस इज द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब है कि सबसे छोटा सब स्पेस है किसका, वी का, ठीक है। सब स्पेस का मतलब तो ये है ना कि सबसेट होगा कोई, और वो जो है सारे ऑपरेशंस को ओबे करेगा, यानी कि उसमें जीरो वेक्टर होना चाहिए, उसमें क्लोज अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जो सेट है वो सबसे छोटा सबसेट होगा, ठीक है। इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी दैट कंटेन्स एस, in the sense that every other subspace of V that contains S must contain span S। भाई वो क्या कह रहे हैं, इतना छोटा होगा V that contains S, इन द सेंस, इस सेंस में कि जो बाकी सब स्पेस होंगे ना, वो किसको वो उनके पास क्या होगा, स्पेन S भी होगा। यानी कि सब स्पेसेस, यानी कि आप समझ लें कि एक बड़ा सा वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, वेक्टर स्पेस है, उसमें से हम बहुत सारे सबसेट्स ले सकते हैं, ठीक है। अब सबसेट्स हमने बहुत सारे बना लिए एक बड़े से वेक्टर्स में से, ठीक है। उसके बाद फिर हम सारे सबसेट्स को चेक करें कि वो सब स्पेस है या नहीं। तो जो सबसे छोटा उसका सबसेट है जो सब स्पेस को भी फॉलो करे, यानी कि उसके अंदर जीरो वेक्टर भी है, वो क्लोज अंडर एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, तो जो सबसे छोटा जो है वो सब स्पेस है ना, वो हमारे पास अगर स्पैन ऑफ एस है, स्पैन ऑफ एस का क्या मतलब है कि वो लीनियर कॉम्बिनेशंस बना रहा है, ठीक है, सारे, तो वो जो है ना वो सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा होगा तो सारे बाकी सबसेट्स में वो छोटा वाला सबसेट हमेशा मौजूद होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्पैन ऑफ एस। तो इन्होंने कहा था इन दैट सेंस दैट एवरी अदर सब स्पेस ऑफ वी दैट कंटेन्स एस, यानी कि बाकी जो सब स्पेस है वी के, जो किसको कंटेन कर रहा है, एस को, दे मस्ट कंटेन, वो सब कंटेन करेंगे किसको, स्पेन ऑफ एस को, क्योंकि स्पेन ऑफ एस जो है वो सबसे छोटा जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस है। तो बाकी सब स्पेस जो है वो स्पेन ऑफ एस को बिलोंग करेंगे, यानी कि उनके अंदर स्पेन ऑफ एस के होगा, यानी कि स्पेन ऑफ एस में जितने भी वेक्टर्स थे वो होंगे उसके अंदर। अच्छा, इसमें नीचे इसकी एग्जाम्पल है या नहीं, अच्छा इसकी एग्जाम्पल नहीं है, इसका बस एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जो मेन कॉन्सेप्ट है आपका वो स्पैनिंग का था, और लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का था। अच्छा, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बहुत आसान है, इसमें सिर्फ आपको देखना है कि जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहा है, जो बेसिकली उसमें हमारे पास C1 यानी कि कांस्टेंट्स की वैल्यूज क्या आ रही हैं, उनके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास वो है, और लीनियर कॉम्बिनेशन में जो राइट हैंड साइड है इट इज जीरो, सही है। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि सेट है हमारे पास एस, और वो वेक्टर स्पेस से बिलोंग करता है, ठीक है। उसमें हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट हैंड साइड हमारे पास जीरो है, अगर राइट हैंड साइड जीरो है तो हमारे पास क्या है, ऑलवेज हैव अ ट्राइवल सोल्यूशन, ठीक है। हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक ट्राइवल और नॉन ट्राइवल। क्या फर्क होता है भाई दोनों में, होमोजेनियस लीनियर सिस्टम जब आपने पढ़ा होगा। अच्छा, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, पहले तो ये रिकॉल कर लेते हैं। मिस जिसमें कांस्टेंट जीरो हो सारे। नो, नो, नॉट द नो मिस कांस्टेंट सेम हो, जीरो। उसमें सेम हो सारे। नो, इसमें कांस्टेंट्स की बात है, होमोजीनियस। राइट हैंड साइड की बात है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसमें राइट हैंड साइड जीरो हो वो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाती है। याद आया कुछ, आपने ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा ना जिसमें सिर्फ राइट हैंड साइड जीरो हो सारे। मतलब सेम हो, जीरो मतलब। मैं बता दिखाती, लेट मी शो यू। मिस कांस्टेंट टाइम जीरो तो होता है होमोजेनियस। हाँ,
होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जी नजर आ रही है आपको राइट हैंड साइड इसकी 0? यस मिस। ठीक है, तो ऐसा एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसमें राइट हैंड साइड 0 हो, वो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। अब इसमें आप पढ़ें ट्रायबल सॉल्यूशन क्या है। मिस ट्राइवल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो, और नॉन ट्राइवल वो होता है Exactly. जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो नहीं होती। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो ट्रायबल सॉल्यूशन जिसमें सारे वैल्यूज 0 आए, इसका मतलब है कि वो लाइन पास हो रही है ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन में ही सारी वैल्यूज 0 होती हैं। और नॉन ट्रायबल के यानी कि उसकी नॉन ट्रायबल का मतलब है कि कोई भी एक कांस्टेंट नॉन 0 है, तो यानी कि वो नॉन ट्रायबल में आ गया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि हमारे पास ट्रायबल सॉल्यूशन होगा या नॉन ट्रायबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब एस उन्होंने बता दिया कि सिस्टम ऑफ सेट है, उसमें 3 वेक्टर्स हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा। भाई लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। फिर लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में उन्होंने लिखा हमारे पास जो कांस्टेंट है ना, उनकी वैल्यू से पता चलता है। द कैरेक्टर इज डिस्क्राइब बाय सेइंग दैट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। एस जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। had the only solution been the trivial solution, अगर हमारे पास सिर्फ उसका solution क्या होगा, ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। यानी कि जब भी आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे और उसका आंसर ट्राइवल सॉल्यूशन आता है, यानी कि C1 C2 C3 0 आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर C1 C2 C3 की कोई वैल्यू आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियरली नॉन इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जैसे हम होते हैं ना पेरेंट्स पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, वही वाला कॉन्सेप्ट है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर 0 है यानी कि आप समझ लें कि आपकी इनकम 0 है, तो आप डिपेंडेंट है। ठीक है, और जब आपकी इनकम 0 नहीं है, तो आप क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। याद रहेगा इसे। ट्राइवल सॉल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब है C1 C2 C3 यानी कि जितने भी कांस्टेंट्स हैं, स्केलर हैं सारे, वो सारे स्केलर 0 दे रहे हैं आपको। अगर वो सारे स्केलर 0 दे रहे हैं, इसका मतलब है इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर स्केलर्स नॉन 0 है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और नीचे इन्होंने इसके सवाल करके भी दिखाया। सबसे पहले तो उन्होंने उसकी जनरल डेफिनेशन लिखी है कि इफ अ सेट बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस से, इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ द वेक्टर, अगर उसकी इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू 0 है, जिसमें सारे हमारे पास क्या है, ट्राइवल सॉल्यूशन है। एंड इफ दे आर आल्सो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, अगर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, ऑल्सो का क्या मतलब है कि ट्राइवल है और नॉन ट्राइवल भी है। अगर नॉन ट्राइवल आ गया, इसका मतलब है वो लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट है। अच्छा, इन्होंने देखे एग्जाम्पल नंबर 7 में सॉल्व करके दिखाया है। एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ें और मुझे बताएं एग्जाम्पल नंबर 7 समझ आ रही है, फिर हम क्लास एंड कर देंगे। में समझ आ रही है। इन्होंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट्स है वो अपनी तरफ से दिए हुए हैं, आपने अभी फाइंड नहीं किए। ठीक है, इन्होंने कॉन्स्टेंट्स अपनी क्या करा मर्जी के से दिए हुए हैं। हाँ, और उसको फिर सॉल्व करवाया, तो आंसर 0 आ रहा है। ये सारे 0 आ रहे हैं, इसका मतलब है सारे लीनियरली डिपेंडेंट है। और नीचे लीनियरली इंडिपेंडेंट को उन्होंने सॉल्व किया, तो उन्होंने क्या किया, इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाया, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस आई, इनको राइट हैंड साइड होमोजेनियस सिस्टम लीनियर इक्वेशन बनाया, राइट हैंड साइड 0 लिखी, राइट हैंड साइड 0 लिखी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आंसर आएगा, उसके ऊपर हम बताएंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो जब उन्होंने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, सारी वैल्यूज 0 आ रही है, C1 C2 C3।
तो यानी कि ट्राइवल सोल्यूशन आ रहा है। ट्राइवल सोल्यूशन आ रहा है इसका मतलब है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट डिपेंडेंट सब डिपेंडेंट है। अच्छा, ये तो बोल रहे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैसे हो? अभी तो हम डिपेंडेंट पढ़ रहे थे। सबने भी डिपेंडेंट ही बोला। मैम हमने डिपेंडेंट ही बोला है, इंडिपेंडेंट नहीं बोला है। नहीं नहीं, आप, मुझे पता है आपने डिपेंडेंट बोला है। अच्छा, ये सारे डिपेंडेंट के ही है, लीनियरली डिपेंडेंट के ही है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? डिपेंडेंट लिखा है, इंडिपेंडेंट लिखा है? इंडिपेंडेंट लिखा है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। इंडिपेंडेंट लिखा है, वही तो बोल रही हूँ मैं। क्यों? ये भाई मैं मिस्टेक जिसने बनाई है उससे मिस्टेक हुई है। जिसने मिस बनाई है उससे अगर मिस्टेक हुई है। मिस अगर ट्राइवल होगा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ना, तो ये ट्राइवल है ना। ट्राइवल होगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अभी जो हम यहाँ पे जीरो लिख रहे थे, तो यहाँ पे जो हमने पिछली एग्जांपल की थी, दिस वन, एग्जांपल नंबर 7, इसमें जो हमारे पास जीरो आ रहा था, तो हमने तो कहा था कि लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या इसमें तो डिपेंडेंट ही है ना। अच्छा, ये लीनियरली डिपेंडेंट है जिसमें जो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स जो है वो नॉन जीरो है, इसमें स्केलर नॉन जीरो है, और उसमें स्केलर जो है जो जीरो है वो लीनियरली क्या है? हैज ओनली ट्राइवल सॉल्यूशंस, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ऐसी है। यानी कि अगर कांस्टेंट्स जीरो है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एक नीचे हम कंफर्म कर लेते हैं दूसरी एग्जांपल से, इसके अंदर टेस्टिंग द लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये वाली एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 9 में उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये तीन वेक्टर्स हैं पॉलिनॉमियल फॉर्म में। उसके बाद इन्होंने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा। लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने के बाद इसकी इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाई है, राइट हैंड साइड होमोजीनियस ही रखेंगे। उसके बाद फिर इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया? नॉन ट्राइवल आया। नॉन ट्राइवल आया जीरो। ना, क्योंकि नीचे वाली चीज जीरो हो गई। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आया। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पे उसने क्या बोला हमें कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना। That implies that system has infinitely number of solutions, so there must be have non-trivial solutions, and you can conclude that set is linearly dependent. तो वो कह रहे हैं कि अगर जीरो आएगा तो इंडिपेंडेंट है, और अगर नॉन ट्राइवल आएगा तो डिपेंडेंट, ऑपोजिट है। लेकिन मैं भी तो आपने ऊपर बताया था, जब जीरो आया तो डिपेंडेंट होगा, और जब जीरो नहीं आया तो हाँ, इंडिपेंडेंट। आई मेड अ मिस्टेक। आई मेड अ मिस्टेक। ओके। तो अब हम याद कर लेते हैं कि जीरो आएगा तो इंडिपेंडेंट फॉर होगा। ट्राइवल, यस, और फॉर नॉन ट्राइवल के लिए डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट हो गया। सही। सो हमने एग्जांपल नंबर 9 तक कर लिया है। रेस्ट एग्जांपल नंबर 10 एंड 11 12 और 13 ये आप खुद कर लेंगे, उसी की है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की है। हो जाएगी क्लास, ये मुश्किल तो नहीं है। जैसे आपने पीडीएफ भेज दी। ये तो बुक आप लोग के पास है, क्लास ही तो आप लोग की बुक है जो मिसेस स्मिथ पढ़ा रही थी। बस इसमें तो हमारे आपने पास है पिछली ही क्लास पास नहीं है के वाली सबके भेज पास। दी रिकॉर्डिंग। पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने एमटी को शायद दे दी थी, आईएमटी को नहीं दी थी। नहीं मिस मिस मैंने आप पिछली आंटी को भी भेज दें। सीआर को मैंने खाली सीआर को भेजी है। सीआर कहाँ है? बगानिया? पता नहीं उसने तो भेजी नहीं। बगानिया ने नहीं यस भेजी। मिस, ओके, बस भेज दी भी है। खाली ग्रुप चेक्स कर लें। अच्छा अच्छा, हौसला, दोबारा आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। बताओ ये
मिस IMT एक बार में बोल। कैंडी आईएमटी की सीआर किधर है, कहाँ से हो रहा है? मैं नबीबुल्लाह खांडो। हाँ उबैद, आपने बता दी थी आईएमटी की उनकी हरकतें। जी मैंने मैसेज कर दिया था आज ग्रुप पे। आपने मैसेज कर दिया तो मैं आपको क्लास में बता दूं। आईएमटी में आज का आपकी टाइम अटेंडेंस मेंटेन कर रही थी, ठीक है? तो आपका अटेंडेंस का बहुत बुरा हाल है, और अगर ये अटेंडेंस अपलोड हो गई तो मुझे लगता है आधी क्लास तो पेपर नहीं दे सकेंगे। तो प्लीज सीरियस हो जाए, हम सारी क्लास क्लास ले रहे अटेंड हैं। कर ले। मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, मेजोरिटी नहीं ले रही है क्लास। मैंने जो अटेंडेंस शीट मेंटेन किया है वो मैं भेज भी दूंगी सीआर को। अपना हाल अपना देख लीजिएगा, सबको पता है कौन क्लास नहीं ले रहा और कौन क्लास ले रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मेरे पास रिकॉर्ड यस मेंटेन है, मैं मैम। अपनी तरफ से थोड़ी बोल रही हूँ। एक्सेल शीट यस ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती है, मैं आपका नाम डिलीट भी कर सकती हूँ उसमें से। यस मिस सी यस मैम। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए वार्निंग दे रही हूँ, बाकी आपकी चॉइस है भाई। मिस आप ये वाली बुक एक बार दोबारा से सेंड कर दिएगा। मैं दोबारा से सेंड कर देती हूँ, कौन से ग्रुप में? मिस आप IMT आईएमटी वालों को प्लीज शेयर कर दें रिकॉर्डिंग। मैं कर देती हूँ, ओके। ग्रुप। मैं भी करती हूँ क्लास के बाद ये वाली रिकॉर्डिंग भी और प्रीवियस भी। ओके मिस थैंक ओके मिस, ओके, थैंक नेक्स्ट क्लास इज ऑन फ्राइडे 2 बजे। Okay, miss. यस मिस नबीबुल्लाह ओके चल, ओके सब जब भाग जाए आप जल्दी से। अल्लाह हाफिज़। Hafiz. अल्लाह हाफिज। नमाज का टाइम होता मिस 2 बजे नमाज का टाइम हो तो नमाज पढ़ के आ जाइएगा। मैंने कौन सा बोला ये नमाज छोड़ कर आए बेटा? है। ओके मिस। मिस 2:15 तक ले लीजिएगा।